बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो देखना है वो है आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर। अब देखें कि इसको सबसे पहले हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कि रूट मीन का मतलब होता है एवरेज लेना। क्लियर कि जब आप एवरेज ले लें देन उसका स्क्वायर लें, एवरेज लेके उसका स्क्वायर लें और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट। आज हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू का रिलेशन क्या होता है। तो देखिए मैथमेटिकली देखें, आरएमएस करंट का बेसिक रिलेशन ये वाला है कि 1/2 पाई इंटेग्रल की लिमिट देखें 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी स्क्वायर, और ये उसका फंक्शन और ये साथ उसका डेरिवेटिव जो कि विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी की रिस्पेक्ट से है। तो यहाँ से इसका हमने स्क्वायर ओपन किया तो देखें आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये टर्म एज इट इज आ गई और ये बाकी सारी टर्म एज इट इज है। अब देखें 1/2 पाई ये एज इट इज है, इंटेग्रल की वैल्यू 0 to पाई और आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर टी को हमने पुट किया है कि साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है। साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो थीटा हमारे यहाँ पर ओमेगा टी यूज हो रहा है तो वही हमने पुट किया 1 माइनस, ये देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और आप ये कह सकते हैं कि ये जो आई एम स्क्वायर था इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और आई एम को हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया है। और साइन स्क्वायर का हमने ये रिलेशन एक्चुअली पुट किया है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये वाला। यहाँ पर ये हम साइन स्क्वायर थीटा का बेसिक फार्मूला यूज नहीं कर रहे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बल्कि प्रॉपर ये हम एक उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करने लगे हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये जो डेरिवेटिव वाला फैक्टर है ये डेरिवेटिव वाली टर्म एज इट इज आ गई। आगे देखें 1/2 पाई एज इट इज आ गया। अब हमने सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करना है, ये 1/2 सेपरेट और साथ ये डी टी मल्टीप्लाई हुआ और इंटीग्रेट हमने उसको किया तो वो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो गया और ये ओमेगा टी एज इट इज आ गया। इसी तरह कॉस का हमें पता है कि कॉस की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है कि कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन थीटा बनेगी। तो इस तरह ये कॉस 2 ओमेगा टी है तो ये देखें साइन 2 ओमेगा टी, और देन फर्दर जब इसके एंगल का करेंगे तो एंगल हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है तो वो अगेन वो नीचे 2 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 4 बनेगा। और ये देखें ये इंटीग्रल की लिमिट थी, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन हमने रिमूव कर दिया, उसकी जो लिमिट्स हैं वो हमने पुट करनी है, एक दफा अपर लिमिट एक दफा लोअर लिमिट। तो यहाँ पर ये जो पाई और जीरो है ये आपने साइन में वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पाई और जीरो। यहाँ पर ये वैल्यूज जरा देखिएगा ये किसकी रिस्पेक्ट से हम पुट कर रहे हैं कि आई एम हमारा एज इट इज आ गया, 1/2 पाई जो है ये भी हमारा एज इट इज। एक दफा आप अपर यहाँ पर अपर लिमिट में पाई पुट करें, एक दफा जीरो पुट करें, तो ये हमें पता है कि साइन 2 पाई या साइन जीरो ये हमेशा दोनों किसके इक्वल होते हैं? ये जीरो के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या बनेगा पाई/2। तो ये पाई जो है इस पाई से कैंसिल, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पाई एक दूसरे से कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 1/4 स्क्वायर रूट, और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो अगेन 2 बन जाएगा। तो ये देखें आई एम बाय 2, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मैथमेटिकली हमने देखा कि मैथमेटिकली क्या आ रहा है उसका आई एम बाय 2। ये किस केस में? ये हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। अब अगर इन केस ऑफ फुल वेव हो तो याद रखें कि फुल साइन वेव का जो होगा वो आई एम बाय स्क्वायर रूट 2 होगा, आई एम बाय स्क्वायर रूट 2। ये हाफ वेव के लिए हमने देखा, और फुल वेव के लिए क्या होगा कि आई एम बाय स्क्वायर रूट 2। इस फिगर में देखें कि फिगर में यहाँ पर एक आपको एक साइकिल, एक फुल साइकिल जो है यहाँ पर शो करवाया गया, जिसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये क्या है? ये नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के ये वाला जो पॉइंट है ये इसको पीक वोल्टेज कहते हैं या मैक्सिमम वोल्टेज कहते हैं, पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज। और इसी तरह नेगेटिव साइकिल की ये पीक वोल्टेज या मैक्सिमम। तो एक ये पीक और एक ये पीक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो पीक टू पीक वैल्यू कहलाएगी, जिसे वीपीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जीरो रेंज है, यहाँ तक 180 होती है, यानी इसे पाई भी कहते हैं, फिर ये 2 पाई होती है 360। तो ये तो मेरे पीक वोल्टेज हो गए। आरएमएस वैल्यू देखें, आरएमएस वैल्यू जो होती है वोल्टेज की वो हमेशा पीक वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 0.707, या आप कह सकते हैं कि पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होगा। तो ये देखें कि स्क्वायर रूट 2 को हमने 1/√2 को डिवाइड किया तो वो कितना बन गया? वो 0.707। तो 0.707 वीपी के यानी पीक वोल्टेज। तो ये हमारी क्या कहलाती है? आरएमएस वैल्यू, ये वोल्टेज की कहलाएगी। क्लियर? और इसी तरह जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है कि कोई भी डीसी मीटर जो है वो जो वैल्यू शो कर रहा होता है वोल्टेज की, वो उसकी एवरेज वैल्यू कहलाएगी। क्लियर? तो ये पीक वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 0.637 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये एवरेज वैल्यू है। ये देखना वो फैक्टर ग्रेटर है 0.707 0.637 से, तो 0.70
7 पीक वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका ये देखें, ये लाइन जो है ये एवरेज वैल्यू से ग्रेटर है। इट मींस आरएमएस वोल्टेज जो है वो ग्रेटर है किससे, एवरेज वैल्यू से। नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म है, ये देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इसको भी हाफ वेव रेक्टिफायर की केस में देखते हैं। ये रेशियो होती है कि ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। इट इज द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर को देखें तो हमने मैथमेटिकली भी वैसे ही लिखा। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अभी हमने देखी कि IM/2 थी, IM/2, तो वो जो 1/2 है वो 0.5 बन गया, तो 0.5 IM। इस तरह एवरेज वैल्यू जो होती है वो ये वाली होती है 0.318 IM। तो दोनों को डिवाइड किया तो फॉर्म फैक्टर हमारे पास कितना आ गया, 1.57। लेकिन नेक्स्ट टर्म हमारी है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इसको हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखना है, फिर फुल वेव में भी देखेंगे। रिपल फैक्टर क्या होता है, देखिए रेक्टिफायर करता क्या है, रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो जो डीसी होती है वो प्योर डीसी नहीं होती। वो उसमें वो क्या कहलाती है, वो पल्सेटिंग डीसी कहलाती है। यानी उसमें एसी के कुछ कंटेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उनको एसी के जो कुछ कंटेंट्स होते हैं उन्हें हम नाम क्या देते हैं, रिपल्स। वो रिपल्स कहलाते हैं। क्लियर। ये देखिए, इट इज सीन दैट द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट मोर प्योर डीसी, कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो प्योर डीसी नहीं है बट पल्सेटिंग डीसी, लेकिन उसकी आउटपुट क्या है, पल्सेटिंग डीसी है। The output contain pulsating components called ripple। कि आउटपुट में ये जो pulsating components, ये वो जो एसी के कंटेंट्स आ रहे होते हैं उन्हें हम नाम क्या देते होते हैं, ripples कहते होते हैं। क्लियर। Ideally there should not be any ripple in the rectifier output। कि अगर कोई आइडियल सर्किट होगा तो उसमें कोई जो है ये रिपल जो है ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे, वो जीरो कंसिडर किए जाएंगे। द मेजर ऑफ सच रिपल्स प्रेजेंट इन द आउटपुट, की ये जो आउटपुट में ये जो रिपल्स आ रहे हैं इनकी जो मेजरमेंट है इज विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टर, वो एक फैक्टर के थ्रू की जाती है, और उस फैक्टर को नाम क्या देते हैं, रिपल फैक्टर। उसे रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से, जैसे हम गैमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैं बताता क्या है, टेल्स हाउ स्मूथ इज द आउटपुट। ये मैं ये बताता है कि आउटपुट कितनी स्मूथ है। अगर रिपल फैक्टर स्मॉल होगा, देखिए स्मॉलर द रिपल फैक्टर क्लोजर इज द आउटपुट टू प्योर डीसी। यानी रिपल फैक्टर स्मॉल होगा तो आप प्योर डीसी की तरफ जा रहे होंगे अगर रिपल फैक्टर स्मॉल होगा। द रिपल फैक्टर एक्सप्रेसेस हाउ मच सक्सेसफुल द सर्किट इज इन ऑब्टेनिंग प्योर डीसी फ्रॉम एसी इनपुट। क्या मतलब है कि आप रेक्टिफायर ने एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया जिसमें रिपल थे। अब रिपल फैक्टर आपको ये बताएगा कि सर्किट कितना जो है वो प्योर डीसी की तरफ जा रहा है। अगर तो रिपल फैक्टर ज्यादा आ रहा है तो इट मीन सर्किट जो है उसमें जो प्योर वाला फैक्टर है वो बहुत कम आ रहा है, प्योर डीसी कम आ रही है। और अगर रिपल फैक्टर बहुत कम है तो इट मीन सर्किट में प्योर डीसी बहुत ज्यादा है। क्लियर। तो मैथमेटिकली रिपल फैक्टर को कैसे डिफाइन करते होते हैं, रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू एवरेज और डीसी। वही बात कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एवरेज और डीसी कंपोनेंट। जैसे हम रिपल फैक्टर को देखें गैमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन आउटपुट उसको हम इस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई और सबस्क्रिप्ट में एसी। और इस तरह जो डीसी करंट होगा वो एसी करंट हो गया, ये डीसी करंट हो गया, डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन आउटपुट। और ये हमारा आई आरएमएस क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट करंट। तो आई आरएमएस जो होता है, आरएमएस करंट जो होता है उसको इस फॉर्म में हमेशा हम लिखते होते हैं कि एसी करंट का स्क्वायर प्लस डीसी करंट का स्क्वायर और इट्स स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए हमने जो कि रिपल फैक्टर में कहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, आरएमएस मतलब ये वाली एसी करंट डिवाइडेड बाय डीसी करंट। तो यहाँ से हम एसी करंट निकाल लेते हैं, वो किस तरह होगा कि ये डीसी करंट जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। ये देखिए ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया, आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आई डीसी स्क्वायर। तो अब रिपल फैक्टर का बेसिक फार्मूला ये है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये हमने देखा। अब हम इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे अपनी। तो एसी करंट की जो वैल्यू है वो ये देखिए ये हमने कैलकुलेट की है, आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आई डीसी स्क्वायर रूट, ये हमने पुट कर दी, आई डीसी को एज इट इज रखा। क्लियर। अब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंबाइन किया है। तो कैसे कंबाइन किया है कि अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर कर लें, आईडीसी के ऊपर स्क्वायर कर लें और स्क्वायर रूट लगा लें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट किया तो अब हम स्क्वायर रूट एक ही कर देते हैं कंबाइन, और वो जो नीचे आईडीसी स्क्वायर था उसको दोनों पर अलग अलग डिवाइड किया, इधर भी अलग डिवाइड किया, इसके ऊपर भी अलग। इसके ऊपर करेंगे तो आईडीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आईडीसी स्क्वायर वो 1 बन जाएगा ये, और इसके ऊपर किया आई आरएमएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई डीसी स्क्वायर, तो स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या आया है, एक गैमा फैक्टर आया है, मैथमेटिकली एक रिलेशन आया है। दिस इज द जनरल रिलेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिपल फैक्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर एनी रेक्टिफायर सर्किट, क्योंकि किसी भी रेक्टिफायर सर्किट के लिए ये यूज होता है। ये हमने जनरल रिलेशन ड्राइव कर लिया है। जस्ट अब किसी भी रेक्टिफायर के लिए यूज कर सकते हैं, जस्ट उसमें आरएमएस करंट और ये वैल्यूज चेंज हुआ करेंगी। आगे देखें, अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर्स पुट करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस करंट जो होता है वो इक्वल होता है मैक्सिमम करंट या पीक करंट डिवाइडेड बाय 2।
और डीसी करंट होता है कि मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय पाई। ये फिक्स वैल्यूज जो कि आपने माइंड में रखनी है कि डीसी करंट का रिलेशन क्या होता है, मैक्सिमम करंट या पीक करंट डिवाइडेड बाय पाई, और आरएमएस करंट का क्या होता है, मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने वो जो गैमा का हमारा आंसर आ रहा था कि आरएमएस करंट और डिवाइडेड बाय डीसी करंट और -1, तो आरएमएस करंट की जगह ये वैल्यू पुट की Im/2 और इसका जो स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर कंबाइंड स्क्वायर था। इस तरह डीसी करंट की वैल्यू भी पुट की और कंबाइंड स्क्वायर लिया -1। ये हमने ये स्क्वायर को सॉल्व किया, क्लियर। im स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और ये पाई जो है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और इस तरह बन जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, और ये -1 है, ये वाला आ गया उसके रूट एज इट इज। तो जब हमने पाई की वैल्यू पुट की 3.1416, उसका स्क्वायर लेके ये डिनोमिनेटर में 4 पे डिवाइड किया, -1 किया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। और उसका जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना आ रहा है, 1.211। अब ये बता क्या रहा है कि दिस इंडिकेट्स दैट द रिपल कंटेंट्स इन द आउटपुट, के आउटपुट में जो रिपल कंटेंट्स आ रहे हैं वो कितने हैं, 1.211 टाइम्स द डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट टाइम्स के साथ साथ इतने रिपल्स आ रहे हैं, मतलब वो जो एसी के कंटेंट्स आ रहे होते हैं वो इतने टाइम है। 121.1% ऑफ डीसी कंपोनेंट, कि इतने डीसी कंपोनेंट हैं और ये वाले एसी बीच में आ रही है। द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव इज वेरी हाई। इसका चूंकि रिपल फैक्टर हाई है तो इट मींस प्योर डीसी कम होगी। Ripple factor for half wave is very high, which indicates that the half wave circuit is a poor converter of AC to DC। देखिए ना, poor converter, यानी ये प्योर डीसी, हमें फुल प्योर डीसी या मैक्सिमम प्योर डीसी जो है वो इससे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये पुअर कन्वर्टिंग कर रहा है क्योंकि रिपल फैक्टर की वैल्यू हाई आ रही है। तो रिपल फैक्टर इज मिनिमाइजिंग। रिपल फैक्टर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हम फिल्टर लगा के कर सकते हैं, जिसमें या पाई फिल्टर या टी फिल्टर या एल इंडक्टर इनपुट एल फिल्टर होता है, कैपेसिटर इनपुट एल फिल्टर होता है। डिफरेंट हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम क्या करते होते हैं, इन रिपल्स को रिमूव करते होते हैं और देन हम प्योर डीसी या स्मूथ डीसी या स्टेडी डीसी ऑब्टेन करते हैं। अब हम रिपल फैक्टर को देखते हैं फॉर फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। की फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में क्या है, तो देखिए रिपल फैक्टर का जनरल रिलेशन ये हमने ड्राइव कर लिया था, बना लिया था कि आरएमएस करंट डिवाइडेड बाय डीसी करंट का स्क्वायर और -1 स्क्वायर रूट। अब फुल वेव में ये पैरामीटर चेंज है। देखिए ना, हाफ वेव में आरएमएस करंट की वैल्यू क्या थी, Im/2, और यहाँ पर क्या है, Im डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इस तरह डीसी करंट देखिए वहां पर Im/पाई था, यहाँ पर क्या है 2Im/पाई, 2Im, क्योंकि करंट डबल होगा यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर की सूरत में। सो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए हमने इन वैल्यूज को पुट किया, IRMS की ये वैल्यू यहाँ पर Im डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, और इस तरह IDC की वैल्यू ये वाली पुट की। तो हमने यहाँ पे देखा Im स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म को हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया पाई स्क्वायर बाय 8 -1। जब इनकी वैल्यूज पुट की और हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 0.48। और देखें हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना आ रहा था, 1.211, और इसका कितना आ रहा है, 0.48 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका रिपल फैक्टर कम है। अगर रिपल फैक्टर कम है तो इससे हम प्योर डीसी ज्यादा ऑब्टेन करते होते हैं। दिस इंडिकेट्स that the ripple contents in the output are 48%। इसमें रिपल कंटेंट्स कितने आ रहे हैं, 48% ऑफ द डीसी कंपोनेंट, जो कि लेस देन है किससे, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट से। तो इसमें रिपल फैक्टर कम आ रहा है, तो इट मींस हमें प्योर डीसी ज्यादा ऑब्टेन। मैं जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में टॉक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।